बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो इनके केस के अंदर मोस्टली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये सिंपल होता है। वर्टिब्रेट्स इसके अंदर इंसान भी आता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली ज़्यादा कम्प्लेक्स है और उससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ भी हैं, क्योंकि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट्स के अंदर ओरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी या माउथ भी कहा जाता है, फेरेंक्स यानी कि गला, एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली, स्टमक इसको मैदा कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसका लास्ट पार्ट रेक्टम, एनस या फिर क्लोएका। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर इस ओपनिंग को क्लोएका कहा जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, और फिर आता है पेंक्रियाज और पेंक्रियाटिक डक्ट। तो वर्टिब्रेट्स चूँकि बड़े होते हैं, इनके अंदर ये होता है कि ये अपने दिन का मोस्टली हिस्सा खाने पीने के अंदर गुजारते हैं। और किसी भी वर्टिब्रेट के जो दांत हैं उसका माउथ, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर और इंटेस्टाइन की लेंथ, इससे पता चल जाता है कि वो जानवर किस तरह की फ़ूड खाता है और उसको किस तरह से डाइजेस्ट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तरतीब वाइज शुरू करेंगे। जो सबसे पहले ऑर्गन आते हैं, सबसे पहले आता है टंग यानी कि ज़ुबान। तो ओरल कैविटी यानी कि माउथ के फर्श पे, उसकी बेस पे पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जो कई वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। एग्जांपल है जो लैम्प्रे फ़िश होती है, फ़िश की एक टाइप है, इसकी जो टंग होती है प्रोट्रूसिबल होती है, यानी कि जो मुंह से बाहर आ सकती है। तो इसकी ज़ुबान के ऊपर भी सख्त किस्म के दांतों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे अपना ये जो होस्ट है यानी कि इसका प्रे, उसके गोश्त में सुराख करके उसके साथ चिपक जाती है। इसके अलावा कई फ़िशेस के ऊपर जो टांग है उसके ऊपर छोटे छोटे दांत जो पीछे को मुड़े होते हैं, ताकि मुंह में शिकार को पकड़ के रख सकें। तो इस तरह की जो टांग होती है मस्कुलर नहीं होती, यानी कि फ़िशेस इसको अपने मुंह से अंदर बाहर नहीं कर सकते। तो टेट्रापॉड यानी कि जो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं, इनके अंदर टांग मोबाइल होती है, यानी कि मूव कर सकती है। इसमें फ्रॉग आते हैं, सैलेमेंडर आते हैं, फ्रॉग का रिलेटिव है, चिपकली जैसी इसकी शेप होती है, लेकिन ये रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियन है। और कुछ लिजर्ड्स, इनकी ज़बान एकदम से मुंह से निकलती है और काफ़ी लंबी होती है, जिससे ये इंसेक्ट को पकड़ के खा लेते हैं। उसके बाद बर्ड्स के अंदर वुड पैकर, ये जो लकड़ी के अंदर सुराख कर रहा होता है, खट खट की आवाज़ आती है। इसकी टांग काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे से बने होते हैं, ताकि दरख्तों में सुराख करके या दरख्त के तने में जो दरारें वगैरह होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये उनको पकड़ के खाते हैं। सिमिलरली मैमल्स के अंदर वो वाले मैमल जो कि चूंटियाँ और दीमक वगैरह खाते हैं, उनकी ज़बान भी बहुत लंबी और चिपचिपी होती है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है स्पाइनी एंट ईटर और स्केली एंट ईटर और जाइंट एंट ईटर। ये मिलर हार्ले की बुक आपके पास है, इसके अंदर मैमल्स वाले चैप्टर में आपको इनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, नहीं तो गूगल जिंदाबाद। इसके अलावा ये जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, जिसके अंदर फैमिली फैलिडी के मेंबर्स आते हैं, यानी कि कैट्स और कैट्स के रिलेटिव्स, ये बिल्लियाँ, शेर, चीते वगैरह, इनकी ज़बान के ऊपर सख्त किस्म के ब्रिसल्स होते हैं जो कि पीछे को मुड़े होते हैं, वाइट कलर के। जो घर में जो कैट होती है उसके मुंह में भी होते हैं, उसका मुंह खोल के उसकी ज़बान पे पीछे को मुड़े हुए सख्त किस्म के बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये इतने पक्के होते हैं कि ये बिल्लियाँ और ये शेर वगैरह ख़ास तौर पे ये चाट की हड्डियों के ऊपर से गोश्त तक खुरच के लैदा कर देते हैं। तो ये ज़बान भी दुनिया की ख़तरनाक तरीन ज़बानों के अंदर आती है, तीसरे नंबर पे। ये हमने जो एग्जांपल्स अभी पढ़ी, सबसे पहले लैम्प्रे है,
ये लैम्प्रे है, ये इसके दांत हैं और ये इसकी ज़बान है, इसके ऊपर भी दांत होते हैं। ये फ़िश है, इसके मुंह में ज़बान की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मस्कुलर भी नहीं है, प्रोट्रूसिबल भी नहीं, यानी कि ये बाहर को नहीं आ सकती। इसका काम ये है कि फ़िश के मुंह में कोई चीज़ जाए तो बस उसको अंदर को दबा के रखे। सिमिलरली ये ऊपर वाला जो एनिमल है, ये वाला, ये है कैमेलियन यानी कि गिरगिट। इसकी ज़बान बहुत लंबी होती है, चिपचिपी, ताकि दूर से इंसेक्ट्स को पकड़ सके, और ये निशाना बड़ा पक्का लगाते हैं। सिमिलरली ये है एक वुड पैकर, और वुड पैकर की ज़बान निकली नज़र आ रही है ताकि दरख्त के ऊपर ये जो इसकी बार्क है, इसके नीचे कोई कीड़े मकोड़े हैं तो ये उनको पकड़ के खा ले। दूसरे नंबर पे आते हैं टीथ। तो टीथ के ऊपर आपको एक सेपरेट लेक्चर वीडियो भी कल को सेंड की जाएगी, उसको देखिएगा। तो टीथ इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इससे एक तो ये पता चल जाता है किसी भी जानवर के, अगर आप सिर्फ दांत देख लें तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये जानवर किस किस्म की फ़ूड खाता है। मतलब कि क्या ये हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, प्रेडेटर है, या इसका कोई और लाइफस्टाइल है। सिमिलरली इंसान के दांत, इसको देख के ये पता चल सकता है कि इसका लाइफस्टाइल कैसा था, और अगर अकेले दांत भी हैं ना तो उससे देख के ये पता चल जाएगा कि जब ये इंसान मरा तो इसकी एज ऑलमोस्ट कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब दांतों से पता चल जाती हैं। इसीलिए जो पुराने जानवरों के फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको साइंटिस्ट सबसे पहले देखते हैं वो होते हैं उनके दांत। तो वर्टिब्रेट्स तकरीबन सभी के मुंह में दांत होते हैं सिवाय बर्ड्स के। बर्ड्स के मुंह में दांत नहीं होते, इनकी चोंच होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर से आती है क्लास रेप्टिलिया, जिसके मेंबर हैं टर्टल, कछुए। कछुए के मुंह में भी दांत नहीं होते। तो इसके साथ कछुए के जो दूसरे रिलेटिव्स हैं जो कि रेप्टाइल्स के अंदर ही आते हैं, यानी कि ऑर्डर क्रोकोडिलिया, जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स आते हैं, उनके मुंह में भी दांत होते हैं। उसके बाद सरपेंटिस, जिसके अंदर स्नेक्स आते हैं। स्क्वामेटा, जिसमें लिजर्ड्स आते हैं। इन सब के मुंह में दांत होते हैं। उसके बाद वेल्स की दो टाइप्स होती हैं। एक वेल्स को टूथड वेल कहा जाता है, उनके मुंह में बाकायदा दांत होते हैं। दूसरी टाइप की वेल्स को बालीन वेल्स कहा जाता है, उनके मुंह में दांत नहीं होते। उसकी जगह पे एक बोन होती है, हड्डी, जिसको बालीन कहा जाता है। तो इस पूरे ग्रुप को बालीन वेल्स या टूथलेस वेल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं होते। ये जो हड्डी होती है ये ब्रश लाइक होती है, वो जिस तरह से ज़मीन पे मारने वाला ब्रश होता है ना, ब्राउन ब्रिसल्स वाला, वैसे। इसका काम ये होता है कि पानी इसके अंदर से गुजर जाता है और छोटे ऑर्गेनिजम्स उसमें फंस जाते हैं, जिनको ये वेल खा लेती है। तो बर्ड्स की बात करें तो एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन के दांत इसलिए नहीं होते कि दांत होने से इनका बॉडी वेट इंक्रीज़ हो जाता, स्कल का वेट ज़्यादा हो जाता और इनको फ़्लाइट में मसला पेश आता। उसके बाद जो दांतों का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पहले बताया, ये डाइट के मुताबिक होता है। इसमें जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स के दांत मुंह में तिरछे लगे होते हैं, यानी कि पीछे को मुड़े होते हैं, ताकि जब ये शिकार को निगल रहे हैं और शिकार बच के भागने की कोशिश कर रहा है तो वो बच के भाग ना सके। सिमिलरली जो वुल्फ वगैरह होते हैं, इनके कैनाइन टीथ, यानी कि जो साइडों पे लंबे वाले दांत होते हैं, ये गोश्त वगैरह को फाड़ने के लिए बने होते हैं। हर्बीवोर्स हैं, जिस तरह से ये गाय भैंसे हैं या डियर है, हिरन, इनके दांत चीज़ों को काटने की बजाय चीज़ों को चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए बने होते हैं। इसी तरह से अगर बीवर है, बीवर ऊदबलाव को कहते हैं, ये एक जानवर है जो कि छोटे साइज़ का मैमल है, कैट से थोड़े बड़े साइज़ का होता है। इसके जो फ्रंट वाले टीथ है, जिनको इंसाइजर्स कहा जाता है, ये बहुत तेज़ होते हैं और ये एक अच्छे खासे दरख्त को 10-15 मिनट में काट के गिरा देता है। सिमिलरली जो एलिफेंट है, एलिफेंट के जो फ्रंट दो इंसाइजर्स हैं, ये बहुत बड़े और मुंह से बाहर आए होते हैं। एलिफेंट इनको वेपन के तौर पे भी यूज़ करता है, चीज़ों को उनकी जगह से हटाने के लिए। और इसके जो खाने वाले दांत होते हैं वो इसके मुंह के अंदर होते हैं, वो चौड़े होते हैं, मतलब कि इस तरह दाढ़ें होती हैं ऐसे। उसके बाद ओमनीवोरस एनिमल्स के अंदर आते हैं इंसान, पिग, बियर, रैकून और चंद दूसरे एनिमल्स। इनके टीथ फूड को टीयर भी कर सकते हैं, रिप यानी कि चीज़ को फाड़ भी सकते हैं, चिजलिंग यानी कि चिजलिंग कहते हैं इसको,
छेनी को इस तरह छोटे छोटे पीस उसके करके उतारते हैं और ग्राइंडिंग उसको पीस भी सकते हैं। यहाँ पे एक जनरलाइज्ड डायग्राम है। सबसे पहले एक हर्बीवोरस एनिमल है जो कि हॉर्स है। हॉर्स के अंदर ये जो सामने वाले दांत हैं ये इंसाइजर्स होते हैं और ये पीछे इसके प्री मॉलर्स और मॉलर्स हैं। अब अगर गौर करके देखें तो हॉर्स के सामने वाले दांत तिरछे लगे हुए हैं। ये मुंह से थोड़े बाहर भी निकले होते हैं ताकि इसको चारा वगैरह या कोई चीज़ ये खा रहा है तो उसको पकड़ के मुंह में ले जाने के लिए आसानी हो। सिमिलरली ये जो गैप होता है इस गैप को डायास्टीमा कहा जाता है। ये भी हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है ताकि वो जो चारा वगैरह खा रहे हैं उसके दांतों में मतलब कि इसके मुंह में एकदम ना फंस जाए, यहाँ से गुजर के आगे दांतों तक जाए। उसके बाद आते हैं कार्निवोरस एनिमल यानी कि लायंस। तो इनके अंदर देखें कि कैनाइन टीथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं और इनकी ये जो दाढ़ें वगैरह होती हैं ये भी ऊपर से तिकोनी और पॉइंटेड होती हैं। दूसरी वीडियो जो आपको सेंड करूँगा उसके अंदर इन सब की रियल पिक्चर्स हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो इंसान हैं इन ओमनीवोरस होते हैं, इनके दांत कार्निवोरस और हर्बीवोरस के इन बिटवीन आते हैं। अगले नंबर पे आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है जो कि एक छोटी डक्ट या ट्यूब के ज़रिए अपनी सेक्रीशन को बॉडी से बाहर पहुंचा देते हैं या बॉडी के अंदर ही किसी दूसरे स्पेशलाइज्ड रीजन तक पहुंचा देते हैं। तो फिशेस के अंदर सर में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते, हमारे अंदर हेड रीजन के अंदर माउथ में पाए जाते हैं। लैम्प्रे यानी कि अभी वो जो दांतों वाली फ़िश पड़ी थी ये इसकी एग्जांपल है। इसके मुंह के अंदर ग्लैंड्स का पेयर पाया जाता है जो कि एंटी कोएगुलेंट रिलीज़ करते हैं। ये किस तरह का केमिकल होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को जमने नहीं देता। यानी कि जितनी देर तक लैम्प्रे फीड कर रही है ब्लड लिक्विड ही रहता है। इसी तरह का एंटी कोएगुलेंट आपने पहले पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, फाइलम एनिलिडा में, लीचेस में, जोंकों के अंदर। उसके बाद जो स्नेक्स हैं ये भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। इनके मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड मॉडिफाई होकर इसके वेनम सैक्स बन जाते हैं, यानी कि वो वाले ग्लैंड जहाँ पे सांप का जहर बनता है। तो सांप के जो फैंग यानी कि सांप के काटने वाले दांत होते हैं ये अंदर से खाली नीडल की तरह के होते हैं जिससे ये जहर इंजेक्ट कर देता है। तो उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इनके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड कोई नहीं होते। बर्ड्स के अंदर भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते, लेकिन जितने भी मैमल्स हैं सभी मैमल्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। फिर आता है एसोफेगाई। एसोफेगाई एसोफेगस का जमा यानी कि खुराक की नाली। फिश और एम्फीबियन के अंदर ये छोटी होती है लेकिन एमनियोट्स के अंदर ये लंबी होती है। एमनियोट्स के अंदर आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिर वो परिंदे जो कि अनाज और दाने वगैरह खाते हैं या बीज खाते हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको क्रॉप कहा जाता है। तो ये एसोफेगस के निचले सिरे पे बनता है। इसका काम ये होता है कि फूड को स्टोर करना ताकि वो थोड़ी थोड़ी करके आगे जाए और डाइजेस्ट होती जाए। बर्ड्स को इसका ये फ़ायदा होता है कि इनको एक बार कोई खाने वाली चीज़ मिले तो जल्दी जल्दी उसको खा के वहाँ से उड़ जाते हैं। अब वो सारी की सारी फूड इनके क्रॉप में जाके जमा हो जाती है और उससे थोड़ी थोड़ी आगे जाती है नेक्स्ट ऑर्गन के अंदर जिसको गिज़र्ड कहा जाता है। याद रखिएगा कि बर्ड्स के अंदर स्टमक नहीं होता, इसमें दो सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड क्रॉप, CROP। इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसका और कोई फंक्शन नहीं है। द नेक्स्ट ऑर्गन हैज़ थिक मस्कुलर वॉल्स एंड इट इज़ कॉल्ड गिज़र्ड। तो ये फूड को ग्राइंड करने के काम आता है। यानी कि स्टमक वाले फंक्शन जो स्टमक अकेला परफॉर्म करता है, इनमें स्टमक नहीं है, उसके लिए दो अलग-अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो अब ये एक जनरलाइज्ड बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया। ये ऊपर एसोफेगस से शुरू होता है। तो एसोफेगस खुराक की नाली है। उसके बाद ये जो चौड़ा फैला हुआ हिस्सा है इसको क्रॉप कहा जाता है, ये वाला। तो यहाँ पे स्टमक बनाया हुआ है, सब बर्ड्स के अंदर नहीं होता, या क्रॉप कोई नाम लिखा हुआ है। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी फूड आगे जाती है इस वाले ऑर्गन के अंदर, इसको गिज़र्ड कहते हैं। तो ये ब्रायलर मंगवा के आपको दिखा भी दिया जाएगा। इसको मतलब कि परिंदों का पोटा कहा जाता है, वो वाला हिस्सा है। और ब्रायलर अगर देखा हो तो उसके सीने के ऊपर एक उथैली सी होती है जिसमें दाने भरे अक्सर नज़र आ रहे होते हैं, वो उसका क्रॉप होता है। तो उसके बाद इसका पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका।
याद रखिएगा कि बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ये वाली नीचे, जिस ओपनिंग को क्लोएका कहा जाता है। जबकि मैमल्स के अंदर, जिसमें इंसान भी शामिल है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम के लिए अलहदा ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलहदा और अनडाइजेस्टेड फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलहदा। बर्ड्स और रेप्टाइल में ये एक ही ओपनिंग है। फिर आता है स्टमक, होल्डिंग स्टेशन का काम करता है, यानी कि फूड को जमा करने का काम करता है। तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इससे एनिमल को ये फ़ायदा होता है कि एक बार इसको कोई ज़्यादा फूड मिल गई या कोई बड़ा जानवर मिल गया तो ये उसको खा के अपने स्टमक में जमा कर सकता है। उसके बाद स्टमक के बेसिक फंक्शंस के अंदर एक तो गैस्ट्रिक जूस बनता है, दूसरा HCl बनता है। ज़ूलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इसका मेन फंक्शन ये था कि एक तो फूड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए ताकि फ़ूड को स्टमक के अंदर ज़्यादा देर तक रखा जा सके, और उसके बाद फूड को थोड़ा सॉफ्ट भी कर दिया जाए ताकि उसको डाइजेस्ट होने में आसानी हो। तो एंजाइम जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं, एक्टिव फॉर्म इसकी पेप्सिन होती है, ये स्टमक के अंदर बहुत बाद में इवॉल्व हुआ। लास्ट लाइन लिखी है कि स्टमक इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द डाइजेशन। ये बात सही है। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे एनिमल भी बेटे होते हैं जिनके अंदर सिरे से स्टमक पाया ही नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जितनी फ़िशेज़ ये कॉमनली पाई जाती हैं बोनी फ़िशेज़ के अंदर, जिनको टीलियोस्ट कहा जाता है, और फैमिली सिप्रिनिडी यानी कि रोहू, मोरी, थैला, स्केल्स, चानों वाली मछलियाँ जो होती हैं साइकिल पे मिलती हैं मछली फार्म से, जिनको हम खाते भी हैं, इनमें से किसी में भी स्टमक नहीं होता। इनमें डायरेक्ट इंटेस्टाइन होती है, लेकिन खाना इनको भी हज़म हो जाता है। सिमिलरली बर्ड्स के केस के अंदर स्टमक नहीं होता, क्रॉप और गिजर्ड होता है, खाना उनको भी हज़म हो जाता है। तो उसके बाद आता है गिजर्ड। ये पाया जाता है कुछ फ़िशेज़ के अंदर, कुछ रेप्टाइल जिस तरह से क्रोकोडाइल्स के अंदर, और सारे बर्ड्स के अंदर। लैटिन वर्ड गाइगेरिया का मतलब होता है पोल्ट्री की पकी हुई इंट्रेल्स यानी कि इंटेस्टाइन, जो लोग खाते होंगे ग्रीक जो लैटिन दौर के थे। तो इसका काम है फूड को ग्राइंड करना। तो बर्ड्स के अंदर स्टमक नहीं होता, उसके स्टमक की जगह पे जो ऑर्गन उसको वेंट्रिकुलस कहते हैं, उसके पोस्टीरियर पार्ट से गिजर्ड बनता है। तो परिंदे खुद से मतलब कि इंटेंशली कुछ कंकरियाँ वगैरह निगल लेते हैं। वो कंकरियाँ इनके पेट में डाइजेस्ट तो नहीं होती, लेकिन गिजर्ड वाले पोर्शन के अंदर जाके रहती हैं। अब उनका साइज़ क्योंकि बड़ा होता है, वो गिजर्ड से आगे नहीं गुजर सकती। इसका काम ये होता है कि जब ये परिंदे कोई सीड वगैरह खाते हैं तो गिजर्ड उसको क्रश करता है, मतलब कि मस्कुलर ऑर्गन उसको दबा के क्रश करता है। तो इस क्रशिंग के अंदर परिंदे ने जो कंकरियाँ खाई हुई हैं वो उसको क्रश करने के अंदर हेल्प करती हैं। बज़ाते खुद वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो वही रहती हैं, लेकिन जो दाने उसने खाए उसके छोटे पीस होके वो आगे गुजर जाते हैं। फिर आते हैं रूमन्स। रूमन्स सब एनिमल के अंदर नहीं होते, ये मैमल्स के अंदर होते हैं, और मैमल का एक स्पेशल ग्रुप होता है जिनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो बाय डेफिनेशन दीज आर द एनिमल्स दैट च्यू देयर कड, यानी कि अपनी खाई हुई खुराक को दोबारा से मुंह में ला के चबाते हैं। इसके अंदर आते हैं काउज, शीप, एल्क, बाइजन, वाटर बैफलो, गोट, जिराफ, कैरिबो यानी कि रेंडियर और डियर वगैरह। तो इनके स्टमक के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खा के उसको अपने स्टमक के अंदर फिल कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से नहीं चबाते। बाद में वो मतलब कि खाना दोबारा से इनके मुंह में आता है, ये उसको अच्छी तरह चबा के बारीक करते हैं और उसको दोबारा स्टमक के अगले पोर्शन के अंदर भेज देते हैं। वजह यह है कि अगर ये उसको स्टमक 1 पार्ट में इनका होता तो फिर इनको फूड डाइजेस्ट होने के अंदर बहुत ज़्यादा देर लग जाती, और अगर ये फूड को इतना बारीक करके खाते कि उसको दोबारा मुंह में लाने की ज़रूरत ना पड़ती तो ये हर टाइम खाने में लगे रहते और कोई काम ना करते। तो इसका यहाँ पे पाथवे भी है। ये इसमें गाय की एग्जांपल है। गाय का स्टमक यानी कि गाय की ओजड़ी बड़ी अभी गुजरी, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बाहर फेंक देते हैं लोग। ये तो इसके अंदर फूड का पाथवे दिखाएगा। जो चीज़ इसने खाई है सबसे पहले रूमन वाले पोर्शन के अंदर आएगी, फिर यहाँ से नीचे जाएगी,
और फिर यहाँ से वापस उसके माउथ के अंदर। तो जब ये माउथ के अंदर से दोबारा इसको चबा लेगा, उसके बाद ये चीज़ आएगी इधर से नीचे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको एंटी चैम्बर कहते हैं। उसके बाद इधर से और उसके बाद यहाँ पे एबोमेसम जो कि इसका ट्रू स्टमक है। यही वजह आपने देखा है कि गाय भैंस वगैरह जब एक बार चारा खा लेती हैं तो कुछ देर के बाद बैठ के उसको, जिसको कहते हैं जगाली कर रही हैं, इनके मुंह से जाग गिर रही होती है, वो उसी खाने को दोबारा मुंह में ला के चबा रही होती हैं। ठीक हो गया। तो रीज़न इसका ये है कि इसकी फूड के अंदर सेलुलोज होता है जो मेन कंपोनेंट है जिससे पौधे बनते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको सेलुलेज कहते हैं। वो ये जो एनिमल्स हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो बना के रहते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। एंजाइम के वर्क करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एंजाइम अच्छे से वर्क करता है, इसलिए फ़ूड को इतना बारीक चबाते हैं कि एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। फिर अगली चीज़ है सीका। सीका सीकम की जमा है CECUM। इसको कहते हैं ब्लाइंड पाउच, यानी कि एक इस तरह का एरिया है जिसका अगला सिरा बंद होता है। तो ये नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि वो वाले हर्बीवोरस एनिमल जो कि जगाली नहीं करते। इसके अंदर रैबिट्स आते हैं, हॉर्स आते हैं, रैट, बड़े वाले चूहे जो होते हैं वो। तो इनके अंदर पेट में एक इस तरह का ऑर्गन होता है जो इंटेस्टाइन के साथ लगाता है, उसको सीकम कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड सीकम का मतलब है ब्लाइंड गट, यानी कि बंद सिरे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसकी पिक्चर है, पहले ये देख लें। ये खरगोश का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया। अभी हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तब भी आप देखेंगे ये इसके माउथ से खाने की नाली आती है इसके स्टमक में, और स्टमक के बाद ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। याद रखिएगा कि हर्बीवोरस एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा बहुत लंबा होता है, कार्निवोरस एनिमल्स का छोटा होता है। ठीक, तो उसके बाद फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और वहाँ से एनस से बाहर। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसको यहाँ पे अपेंडिक्स लिखा गया, यही इसका सीकम है। हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर ये बहुत बड़े साइज़ का होता है, ऑमनीवोरस एनिमल्स के अंदर छोटे साइज़ का, और कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। इस पोर्शन के अंदर रहते हैं वो वाले बैक्टीरिया जो कि सेलुलेज एंजाइम बना के देते हैं। उससे इनको अपनी जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में और उसके अंदर से न्यूट्रिशन यानी कि सेलुलोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाने में आसानी रहती है। फिर आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो नहीं लेकिन उसके साथ लगे होते हैं और डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इसमें आते हैं लिवर और गॉल ब्लैडर। तो जहाँ पे भी ये पाए जाएंगे दोनों इकट्ठे पाए जाएंगे। लिवर का काम होता है कि ये एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड जिसको बाइल कहते हैं वो बनाता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना और ज़रूरत के टाइम उसको रिलीज़ करना। तो बाइल जो लिक्विड है इसके अंदर बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, इनका काम होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और बाइल पिगमेंट्स जो कि लिवर हमारे जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको तोड़ देता है। लिवर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन लगा होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं। वह यही है कि पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ दिया जाता है, उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकाल के वापस लिवर में चली जाती है, और लिवर जो हड्डियों से नए ब्लड सेल्स बन के आ रहे हैं उनके अंदर दोबारा से हीमोग्लोबिन को रिसाइकल करके फिट कर देता है। तो रेड ब्लड सेल्स के जो बाकी के स्पेयर पार्ट बचे उनको ब्रेक डाउन करके फर्दर उससे एक येलोइश कलर का कंपाउंड बनाया जाता है जिसको बिलीरुबिन कहा जाता है। तो ये बिलीरुबिन बाइल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, इसकी वजह से बाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर है वो आता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर आता है एमसीक्यूज़ में भी, वाइवे में भी पूछा जाता है कि बाइल के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल में सिर्फ साल्ट्स होते हैं जिनको बाइल साल्ट्स कहा जाता है। तो इनका काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फ़ैट्स के बड़े ड्रॉपलेट्स को तोड़ के छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और एंजाइम जो कि लाइपेज है लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए उस पर अच्छे से वर्क कर सके।
तो ये बाइल पिगमेंट्स बनने का सारा प्रोसेस जो कि भी हमने डिस्कस किया। तो दो इसकी मेनली टाइप्स होती हैं, एक को बिलीरुबिन कहा जाता है, इसको रेड बाइल, और बिलीवर्डन जिसको ग्रीन बाइल कहते हैं। मेडिकल के टर्म्स के अंदर बाइल की और भी टाइप्स हैं, येलो बाइल और ग्रीन बाइल वगैरह। खैर उसके बाद आगे है कि बाइल की फ़ैट डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर गॉल ब्लैडर वाला पोर्शन बड़ा होता है, क्योंकि ये जब किसी जानवर को मार के खाते हैं तो उसके गोश्त के साथ उसकी चर्बी है वो भी खा लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। गॉल ब्लैडर ज़्यादा बड़ा होता है ताकि ज़्यादा बाइल इंटेस्टाइन के अंदर आए और फूड को डाइजेस्ट करे। वो वाले वर्टिब्रेट्स जिस तरह से लैम्प्रेज वगैरह हैं, या वो वाले वर्टिब्रेट जो सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं, मतलब कि कुछ बोनी फिशेस हैं, बर्ड्स हैं और रैट्स हैं, उनके अंदर ये साइज़ के अंदर बहुत छोटा रिड्यूस्ड या सिरे से होता ही नहीं है, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी डाइट में फ़ैट्स नहीं होते। फिर आता है पैंक्रिएटा यानी कि पैंक्रियाज, जिसको लबलबा कहा जाता है। इसका काम है एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, मतलब कि एक तो डिफरेंट एंजाइम बना कर देता है, इसके अलावा ये इंसुलिन और ग्लूकागोन बना के देता है। सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन लैम्प्रे और लंग फिशेस के अंदर ये इंटेस्टाइन की दीवार का पार्ट होता है और अलहदा से नज़र नहीं आता। इसके अंदर दोनों तरह के यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टिश्यू पाए जाते हैं और इनकी सेल कंपोजिशन में फ़र्क होता है। इसमें वही अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। तो पैंक्रियाटिक फ्लूइड जो इससे बन रहा है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस भी कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट, एक ट्यूब होती है उसको कहते हैं, उसके ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक एंजाइम है जो यहाँ से बनता है। फिर है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की दो टाइप्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन किस तरह की होगी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जानवर का अपना साइज़ कौन सा है, उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ कैसी हैं और उसकी बॉडी टाइप कैसी है और ये किस तरह की फूड खाता है। तो एग्जांपल्स के अंदर लैम्प्रे कॉन्ड्रिक्थियंस यानी कि वो फिशेस जिनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ स्केल्टन होता है यानी कि शार्क्स वगैरह, और प्रिमिटिव बॉनी फिशेस यानी कि जो पुराने ज़माने की बॉनी फिशेस थी, इनके अंदर जो इंटेस्टाइन थी ये छोटी थी और तकरीबन सीधी थी, जो कि स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक जाती थी। दूसरी बॉनी फिशेस के अंदर इंटेस्टाइन उसकी लेंथ ज़्यादा और इसके अंदर कॉइलिंग भी होती है। तो इसकी पहले डायग्राम देख लें। ऊपर वाली जो पिक्चर है ये प्रिमिटिव फिश की है, इसके अंदर एक सेकंड, हाँ, यहाँ से इसका माउथ के बाद फेरेंक्स इसका गला है, स्टमक है, और उसके बाद ये इसकी इंटेस्टाइन मतलब कि सीधी एंड तक है। ये नीचे एक बोनी फिश दिखाई गई है जिसका स्केल्टन हड्डियों का होता है। तो इसके अंदर यहाँ से इसका ये माउथ, फेरेंक्स, उसके बाद ये इसमें स्टमक और ये इसकी इंटेस्टाइन जो कि लंबी और क्वाइल्ड है। रूल इस पे भी वही है कि जो फिशेस सिर्फ गोश्त खाती हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है और तकरीबन सीधी होती है। जो फिशेस प्लांट मटेरियल और इस तरह की चीज़ें खाएं जिनको डाइजेस्ट होने में देर लगती है, उनकी इंटेस्टाइन लंबी और क्वाइल्ड होती है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली लंबी होती हैं, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर इंटेस्टाइन और ज़्यादा लंबी होती हैं, ताकि जितना ही ज़्यादा इंटेस्टाइन लंबी होगी फूड को वहाँ से ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और एब्जॉर्ब होने के लिए उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो बर्ड्स के अंदर दो सीका पाए जाते हैं, मैमल के अंदर एक सिंगल सीकम होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलती हैं वहाँ पे। तो इंसानों के अंदर यही वाला सीका, चूँकि अब इंसान मेनली हर्बीवोरस एनिमल नहीं है, पट्ठे नहीं खाता, इसलिए इस ऑर्गन का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते होते ख़त्म हो गया और इसको अपेंडिक्स कहते हैं, जिसका कोई अपेरेंट फ़ायदा नहीं है और इसको रिमूव कर भी दिया जाए तो इंसान फिर भी ज़िंदा रहता है, क्योंकि इसमें से फूड आगे गुजरने का कोई रास्ता नहीं। जो चीज़ एक बार इसके अंदर चली गई
वो दोबारा इससे बाहर नहीं आ सकती, अंदर ही गल सड़ जाएगी जिससे इन्फेक्शन पैदा होती है। इसको अपेंडिक्स का दर्द या अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। उसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये बर्ड्स के अंदर तो छोटी होती है लेकिन मैमल्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। कार्निवोरस एनिमल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक हर्बीवोरस एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक से छोटा होता है। वजह उसकी है कि वो गोश्त खाते हैं, गोश्त जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तूड़ी वंडा और चारा वगैरह जो खाया होता है गाय भैंस ने, उसको कई घंटे लगते हैं, इसीलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। उसके बाद ये एक फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपने डाइसेक्शन में देखा भी था। तो इसके अंदर यहाँ से इसका माउथ से बाद फेरेंक्स है, एसोफेगस खुराक की नाली, ये इसका स्टमक है, और उसके बाद ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं लिवर और गॉल ब्लैडर। तो ये हमारा यहाँ तक ये सेक्शन पूरा हो गया। इसके अंदर से बुतर अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम अपना अगला और लास्ट टॉपिक मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम वो शुरू करेंगे। तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।